नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। नवजात की मौत और प्रसूता की दोनों किडनी खराब होने के मामले में प्रजापति समाज का विरोध प्रदर्शन। मंदसौर में अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से हो मतदान। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा में कहा, विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत। मंदसौर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। राजस्व कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। अपनी विभिन्न लंबित मांगों और वेतन विसंगति को लेकर पटवारियों ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मंदसौर में बारिश के बाद मंदसौर की सड़कों की बदहाली। जिला पंचायत से रामटेकरी मार्ग पर सड़क हुई गड्ढों में तब्दील, जहां सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी। मंदसौर में स्थायी बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर वार्ड 39 के रहवासियों का फिर फूटा गुस्सा। सीएमओ के नाम सौंपा ज्ञापन, अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। नीमच जिले की जीरन तहसील अंतर्गत ग्राम कराड़िया महाराज में इन दिनों जंगली सुअर और नीलगायों का आतंक किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। झुंड के झुंड खेतों में घुसकर मक्का, पपीता सहित खरीफ सीजन की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि खून पसीने की कमाई और लंबे समय की मेहनत कुछ ही दिनों में बर्बाद हो रही है। लगातार हो रहे नुकसान से किसान आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है तथा शासन प्रशासन से मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं। कराड़िया महाराज निवासी किसान अंबालाल पाटीदार पिता पन्नालाल पाटीदार ने बताया कि उन्होंने 3 बीघा खेत में करीब 20,000 रुपए की लागत से 8 किलो अमेरिकन मक्का का बीज बोया था। इसके बाद डीएपी, यूरिया, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों पर कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपए खर्च किए। फसल पूरी तरह तैयार होने ही वाली थी कि मात्र 2 दिनों में जंगली सुअरों ने पूरी फसल चौपट कर दी। खेत की सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाने और कई तरह के उपाय करने के बावजूद सुअर खेत में घुस आए और फसल को नष्ट कर दिया। वहीं एक और किसान देवकन्या बाई पाटीदार ने बताया कि उनके 2 बीघा खेत में हाइब्रिड पपीते की फसल लगी है। सुरक्षा के लिए लोहे की जाली और तार फेंसिंग करने के बावजूद सुअरों के झुंड लगाकर लगातार फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें भगाने जाने पर सुअर और नीलगाय हमला करने के लिए आती हैं। इसी में जान बचाना ही सही होता है और भागना पड़ता है। इसमें खेतों की रखवाली करना भी जोखिम भरा हो गया है। मक्का की फसल जंगली सुअरों ने और जंगली जानवरों ने, नीलगाय वगैरह ने बिल्कुल चौपट कर दी है। प्रशासन और बीमा कंपनी ध्यान दें और मुझे उचित मुआवजा मिले। मैं अंबालाल, नंदलाल पिता अंबालाल पाटीदार, मेरे पिताजी के नाम से खेत है। ये कौन सा गाँव? कराड़िया महाराज। मंदसौर में बारिश का दौर भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला हो, लेकिन कुछ ही बारिश ने शहर की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई, जहां सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालत ऐसी है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाना तो दूर, पैदल निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है। मंदसौर शहर में हुई बारिश के बाद सड़कों की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। जिला पंचायत से रामटेकरी जाने वाला प्रमुख मार्ग जगह जगह बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरीके से उखड़ गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण रास्तों में शामिल है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर हालत के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। 2 पहिया वाहन चालक गड्ढों में फिसल रहे हैं, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश अधिक नहीं हुई, इसके बावजूद सड़क की यह स्थिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है। नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द समाधान की मरम्मत कराने की मांग की है। ये कलेक्टर भवन से श्री गोल्ड वाला रास्ता है, इसको करीब 6 महीने हो गए हैं। अभी 2 महीने पहले इसको रिपेयर करवाया, वापस से वही यथास्थिति हो गई। हमारा नरसिंहपुरे का रामटेकरी का मेन रोड यही है, हम इसी रोड से आते जाते हैं। रोड की स्थिति बहुत ख़राब है सर। निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर ना करवा कर पूरा रोड वापस से आरसीसी रोड बनवाया जाए। ये गड्ढे बार बार थोड़े दिनों में भर जाते हैं, वापस उभर जाते हैं, वापस खड्डे हो जाते हैं। हमको आने जाने में तकलीफ होती है। कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कई लोग गिरते हैं। कल परसों मेरे सामने एक बाबूजी गिर गए थे यहाँ पे स्कूटी से। ठीक, हम गाड़ी लेके जाते तो गड्ढे वगैरह इतने हैं, मेरे सामने 2-3 जने गिर गए। 2-3 दिन की बात है अभी, तो बहुत समस्या है। गड्ढे वगैरह सही हो जाए, यही निवेदन है आपसे। ठीक है। और सरकार से। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 39 के रहवासियों की स्थायी विद्युत कनेक्शन की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर ग्रिड का सुव्यवस्थित निर्माण कर उसे जल्द चालू किए जाने की मांग की है।
रहवासियों का कहना है कि पूर्व में इसी मांग को लेकर जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 के रहवासियों ने स्थायी बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर एक बार फिर नगरपालिका का रुख किया। रहवासियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया था। उस दौरान सीएमओ द्वारा 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। रहवासियों का आरोप है कि तय समय बीत जाने के बावजूद ग्रिड का निर्माण और संचालन शुरू नहीं किया गया। इसके चलते कॉलोनी के लोगों को आज भी स्थायी विद्युत कनेक्शन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत ग्रिड का सुव्यवस्थित निर्माण जल्द पूरा कर उसे चालू किया जाए, ताकि सभी परिवारों को स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आगे जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विवेकानंद नगर जो कि वार्ड 39 में आता है, वो लगभग 20-25 वर्ष पूर्व नगरपालिका द्वारा ही वो कॉलोनी का निर्माण किया गया था और वहाँ पर प्लॉट की निविदा निकाली थी और लोगों ने वहाँ पर अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी किया था। लेकिन जब आज वहाँ पर मकान बना रहे हैं लोग बाग, वहाँ पर रहने आ गए हैं वहाँ की जनता, लेकिन वहाँ पर अभी तक विद्युत कनेक्शन को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी के अस्थायी विद्युत कनेक्शन है और 5 वर्ष पूर्व नगरपालिका द्वारा ही वहाँ पर एक ग्रिड का निर्माण भी किया गया है, लेकिन ठेकेदार और नगरपालिका के अधिकारियों की तकनीकी खामियों के कारण आज दिन तक लोगों को वहाँ पर स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। और इसी को लेकर वहाँ के क्षेत्रवासी सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो भी हमने जानकारी निकाली है उसमें ये पता चला है कि नगरपालिका ने एमपीबी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्शन करने के लिए बोला था कि वहाँ निरीक्षण करा जाए और वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। लेकिन विद्युत विभाग का कहना है कि हमने इंस्पेक्शन किया है और बहुत सारी खामियां पाई गई है। जब तक इन खामियों को ठेकेदार के द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता तब तक इसको हैंडओवर नहीं किया जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हीं विभागों के बीच में ही उलझा रहेगा ये मामला? क्या जनता को स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पाएगा? आज भी वहाँ की जनता टैक्स दे रही है, सभी लोग बराबर हिस्सेदारी से वहाँ पर रह रहे हैं और स्थायी कनेक्शन भी अस्थायी कनेक्शन का डबल गुना पैसे दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको स्थायी कनेक्शन दिए जाए, ना कि विभागों में उलझाया जाए। नहीं होता नहीं विभाग तो हम आगे कार्रवाई करेंगे सब साथ में मिलके। विवेकानंद नगर वार्ड नंबर 39 से आए हैं और वर्ष 1996 से कॉलोनी नगरपालिका के स्वामित्व में काटी गई है। तब से लेकर आज तक 30 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। सभी प्रकार के कर टैक्स सरकार वसूल रही है हमसे, लेकिन वहाँ पे सुविधा के नाम पे जीरो है। अभी भी देश आज़ाद है, परंतु वहाँ पे अवैध स्थायी विद्युत कनेक्शन की सुविधा नहीं है, वैध स्थायी कनेक्शन की सुविधा नहीं है। अवैध विद्युत कनेक्शन हमें लेना पड़ रहा है और हर माह आप मानेंगे कम से कम हमें 1.5 गुना पैसा बिजली के नाम पे सरकार को देना पड़ रहा है। इसका कारण है कि नगरपालिका द्वारा कॉलोनी तो काटी गई, परंतु वहाँ पे ग्रिड का सुव्यवस्थित निर्माण या कुछ ना कुछ शासकीय कमियां वहाँ पे रखी गई। आज कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर इस तरीके से काम करता है तो दुनिया भर के उस पर टैक्स, कर और जुर्माने लगा दिए जाते हैं, परंतु सरकार अगर ऐसा कुछ करे तो उसके प्रकार किसी भी व्यक्ति, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कोई जवाबदेही नहीं बनती साहब। और हम लोगों को ऐसे परेशान होकर दर दर भटकना पड़ रहा है साहब। सर वहाँ पे लगभग 20 से 25 परिवार तो निवासरत हैं और वहाँ पे 100 से ज़्यादा भूखंडवासी हैं वहाँ पे जो इसमें परेशान है। और प्रतिदिन हम लोग वहाँ आके मिलते हैं और समस्या बताते हैं। कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ अपने किसी कारणों से सामने भी नहीं आ पाते हैं साहब। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मंदसौर जिले के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी विभिन्न लंबित मांगों और वेतन विसंगति को लेकर पटवारियों ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, जिससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मंदसौर जिले में आज से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले भर के पटवारी अपने कार्यों का बहिष्कार कर तहसील कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने सहित लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। पटवारियों के हड़ताल का सीधा असर राजस्व विभाग के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। नामांतरण, सीमांकन, गिरदावरी, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। इसके चलते किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई जरूरी प्रकरणों का निराकरण भी फिलहाल रुक गया है। पटवारी संघ पदाधिकारी लंबे समय से वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर शासन से लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ये 15/7/2026 से हमारे मध्य प्रदेश प्रांतीय आह्वान पर जो हड़ताल का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है। शुरू में हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया
उसके बाद हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया और उसके बाद शासकीय ग्रुप से हम लेफ्ट हुए और जितने भी ऑनलाइन कार्य हमने इनका बहिष्कार किया। और आज दिनांक मतलब 3/8/2026 से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। हमारी मुख्य मांग केडर रिव्यू को लेकर है और जो हमारा समयमान वेतनमान जो वेतन विसंगतियाँ है वो आज दिनांक तक दूर नहीं हुई है। हम पहले भी शासन को कई बार इस तरह से हड़ताल के माध्यम से कई सूचनाओं के माध्यम से हमने आगे बात रखी है प्रदेश स्तर पर आज दिनांक तक हमारे पटवारी संवर्ग में किसी प्रकार का कोई वो ना तो वेतनमान बढ़ा है ना कोई वेतन विसंगतियाँ दूर हुई है। आज भी हम 2100 ग्रेड पे ही मतलब वो कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रदेश में राजस्थान में हमारे पटवारी साथियों को 2800 ग्रेड पे मिलता है। इसके अलावा जैसे नायब तहसीलदार की जो विभागीय परीक्षा है वो भी समय पे नहीं हो पा रही है। और भी जैसे हमारे देखो 5 मुख्य मांगे हैं, पर मेन मांग हमारी केडर रिव्यू की है और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और जारी रहेगी। क्या हड़ताल है, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर हमारी 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और केडर रिव्यू वगैरह जो हमारी समस्या है, पिछली बार भी हमने बहुत सारी बार सरकार को अवगत कराया ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन आज दिनांक तक हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई है। इसी में हम आज 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में हड़ताल है। हड़ताल के कारण हम बहुत सारे विभागों का काम करते हैं, ये कहा जाए तो 52 विभागों का काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है जैसे नामांतरण में रिपोर्टें होती है, बहुत सारे काम जो हम राजस्व और न्यायालय के प्रकरण हैं, आय मूल निवासी, अभी जो क्या स्कूल खुले हैं बच्चों के, जैसे बहुत समस्या है। लोग बच्चों को जैसे जाति प्रमाण पत्र पर साइन करवाना है, वैसी बहुत सारी समस्या राजस्व विभाग से जो संबंधित है मेन तो वही प्रभावित होंगे। और जिसमें क्या लेट लती भी चलती है तो उसमें सभी आम जन को भी समस्या पैदा होती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करे सरकार। सितंबर में प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए छात्र संघ चुनाव। यह बात मंदसौर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा में कहा कि 9 साल बाद चुनाव का रास्ता साफ होना प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत है। अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष प्रणाली से हो मतदान ताकि हर छात्र चुन सके अपना प्रतिनिधि बिना किसी विलंब के। छात्र संघ चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी करे राज्य शासन। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा छात्र संघ चुनाव संबंधी जनहित याचिका पर राज्य शासन को अकादमिक कैलेंडर 2026-27 के अनुसार सितंबर माह में चुनाव आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष मंथन धनोतिया ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस फैसले को मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। प्रेस वार्ता में अपनी मांगों को प्रमुखता से रखते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 9 वर्षों से छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद चुनाव का रास्ता साफ हुआ है तो एनएसयूआई राज्य सरकार से पुरजोर मांग करती है कि ये चुनाव पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रणाली और लिंगदोह कमेटी के नियमानुसार ही संपन्न करवाए जाए। मंथन धनोतिया ने स्पष्ट किया कि एनएसयूआई की मांग केवल नाम मात्र के लिए छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं है। पूर्व में अपनाई गई अप्रत्यक्ष प्रणाली में विसंगतियां थी। संगठन की स्पष्ट मांग है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो ताकि कैंपस के प्रत्येक आम विद्यार्थियों को अपने मताधिकार का सीधा प्रयोग करने का अवसर मिले और वे अपने छात्र प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुन सके। देखिए, विगत दिनों जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनएसयूआई के हमारे साथी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को संज्ञान में लेते हुए सरकार को ये निर्देश दिया गया कि जो है वे तत्काल प्रभाव से कॉलेज परिसर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल करें। इसको लेकर आज जो है एनएसयूआई द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है कि जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाए, लिंगदो कमेटी के नियम अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए जाए। क्योंकि जो 2017 में जब छात्र संघ चुनाव हुए, हम सभी ने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है भाजपा ने प्रशासन को अपना कार्यकर्ता बनाते हुए सत्ता के बल के आधार पर सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर चुनाव कराए गए, छात्रों के बीच उसका कोई महत्व हमें नहीं दिखा था। तो एनएसयूआई की स्पष्ट मांग है कि अगर बीजेपी और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से लिंगदो कमेटी के नियमों को साक्षात्कार रखते हुए जो है छात्र संघ चुनाव कंडक्ट कॉलेज कैंपस में कराए जाए।
आज पूरे प्रदेश में एक साथ एनएसयूआई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। एनएसयूआई की मांग ये है कि जिस प्रकार हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि वो सितंबर माह में जो चुनाव है छात्र संघ चुनाव वो बहाल करें। काफ़ी समय से आप लोगों ने भी देखा 17 के बाद अभी तक छात्र संघ के चुनाव नहीं हो, जबकि छात्र संघ से निकल के ही आज माननीय मुख्यमंत्री भी छात्र संघ चुनाव से निकल कर गए, लेकिन उनको प्रदेश में 3 साल होने आए हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट के उनने उनके पाले में गेंद डाली है। तो अब देखना यह है कि वह छात्र संघ चुनाव कराते हैं और किस प्रकार कराते हैं। तो हमारी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराया जाए। मंदसौर में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में शालेय मंदसौर तहसील स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नूतन स्टेडियम खेल मैदान पर उत्साह एवं खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में शालेय मंदसौर तहसील स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नूतन स्टेडियम खेल मैदान में उत्साह एवं खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालिका वर्ग में वात्सल्य पब्लिक स्कूल एवं सेंट थॉमस विद्यालय की टीमों ने सहभागिता करते हुए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल्स भी आयोजित किए गए। 14 वर्ष से कम बालक वर्ग में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। इनमें सेंट थॉमस स्कूल, शिशुवन द वर्ल्ड स्कूल, मंदसौर इंटरनेशनल स्कूल, करनी इंटरनेशनल स्कूल, वात्सल्य पब्लिक स्कूल एवं लोटस वैली स्कूल शामिल रहे। 17 वर्ष बालक वर्ग प्रतियोगिता सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें कुल 10 टीमों ने सहभागिता की। उत्कर्ष स्कूल मंदसौर सहित विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 19 वर्ष बालक वर्ग में सेंट थॉमस स्कूल, दशपुर विद्यालय, एवेंजर इंग्लिश स्कूल एवं लोटस वैली स्कूल की 4 टीमों ने भाग लेकर रोमांचक मुकाबले खेले। शालेय तहसील स्तरीय प्रतियोगिता का यहाँ फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर तहसील में आने वाले सभी विद्यालयों की टीमें हैं, जिसमें अंडर 17 में सबसे अधिक 9 टीमें सहभागिता कर रही है। सेंट थॉमस स्कूल, लोटस वैली, आदित्य पब्लिक स्कूल क्रमांक 2, इसके अलावा करनी इंटरनेशनल, MIS और आदित्य पब्लिक, ये मेन टीमें इस प्रतियोगिता में सहभागिता कर। इसमें फुटबॉल है बालक बालिका और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जो पास में ग्राउंड पे, जिसका अभी शुभारंभ समारोह आयोजित किया जाए। यहाँ ये एक चयन प्रक्रिया की प्रतियोगिता है, जिसमें विद्यार्थियों का चयन कर मंदसौर जिले की टीम बनाई जाएगी, जिसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता मंदसौर में ही आयोजित होनी है, जिसमें भानपुरा, मलारगढ़ और जितने भी ब्लॉक हैं मंदसौर जिले में उनकी टीमें आएगी। यहाँ से फिर अगर जिले की टीम बनती है तो वो संभाग पे जिले का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ सब बहुत अच्छा है, यहाँ हमेशा होना चाहिए ये गेम और अच्छा लगता है। यहाँ फुटबॉल और वॉलीबॉल चल रहे हैं। हाँ, और यहाँ अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 सब एज ग्रुप के हैं और हम सेंट थॉमस से हैं। अभी यहाँ पे फुटबॉल और वॉलीबॉल का मैच होगा और हम सेंट थॉमस की तरफ से अंडर 14 फुटबॉल में आए हम खेलने के लिए। हाँ, हर साल होती है और होती रहना चाहिए। मंदसौर में एक प्रसूता की हालत गंभीर होने और नवजात की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। प्रजापति समाज ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और SP कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। समाजजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों के बेहतर इलाज की मांग की है। मंदसौर के ग्राम सोनगरा निवासी अंजना प्रजापति की डिलीवरी के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी से पहले कराई गई सभी जांच सामान्य थी, लेकिन अचानक तेज दर्द और घबराहट होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर की सलाह पर शांतिराज हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं प्रसूता की तबीयत लगातार बिगड़ने पर उन्हें इंदौर के अरविंदो रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने बताया कि महिला की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, जिसके बाद उनका डायलिसिस सहित इलाज शुरू किया गया। घटना से नाराज प्रजापति समाज के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। समाजजनों ने डॉक्टर कपिल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित महिला के बेहतर इलाज की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। फिलहाल मामले को लेकर परिजनों और समाजजनों में आक्रोश है। प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रजापति है, मेरा भाई है छोटा, इसकी वाइफ थी
और पूरे केस में हम साथ में रहे। 2 तारीख को डॉक्टर को दिखाया था कपिल शर्मा को, तो उसने बोला सब कुछ नॉर्मल है और इन्होंने घर भेज दिया था। उन्होंने घर भेजने के बाद उसके पेट में प्रॉब्लम हुई, वापस 3 तारीख को आए, डॉक्टर को दिखाया। शुरू से उसी का इलाज चल रहा था कपिल शर्मा का फर्स्ट मंथ से। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अपन एक काम करते हैं, शांतिराज में आप एडमिट करवा दो और अपन ऑपरेशन करके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल देंगे और माँ को भी सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि हम सिविल अस्पताल में ले जाएं, तो सिविल अस्पताल के लिए उन्होंने मना कर दिया, सरकारी मत ले जाओ, शुरू से मैं देख रहा हूँ, तो आप शांतिराज मेरा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आ जाओ, मैं पूरा व्यवस्थित करके ट्रीटमेंट कर दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा। उन्होंने 4 तारीख को ऑपरेशन करा। ऑपरेशन से पहले 12 बजे के आसपास उसको ज़्यादा दिक्कत हुई, कमर में दर्द हुआ, उल्टियाँ हुई उसको। तो मेरी मम्मी और ये साथ में थे, उन्होंने बोला डॉक्टर और स्टाफ को कि आप एक बार देख लो पेशेंट को, तो उन्होंने पेशेंट को नहीं देखा। उसके बाद 5 बजे के आसपास 4 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन से पहले बोलते हैं, मैंने खुद पूछा उनसे, तो बोले कि बच्चे की हार्ट बीट चल रही है, बच्चा नॉर्मल है पूरी तरीके से और माँ का ऑपरेशन करके अपन बच्चे को बाहर निकाल देंगे। तब उन्होंने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन के बाद तुरंत हमें बुला और बोला कि बच्चे की डेथ हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बस ऑपरेशन से पहले बच्चे की हार्ट बीट चल रही थी तो ऑपरेशन के बाद तुरंत बच्चा कैसे मर गया? कहीं न कहीं डॉक्टर से दिक्कत हुई, गलती हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने हमें पेशेंट के बारे में ही नहीं बताया कि उनकी दिक्कत ज़्यादा है, कि उनको समस्या हो रही है। 2 घंटे तक उन्होंने वहीं ऑपरेशन थिएटर में रखा। जब हम पेशेंट को बाहर लाया तो उनकी स्थिति बेहोशी में थी। तो हमने पूछा कि डॉक्टर क्या हो रहा है, तो बोले कुछ नहीं, प्रेगनेंसी के बाद होता है, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर हमने डॉक्टर से बोला कि अगर नहीं हो रहा हो तो हमें बताओ, हम कहीं बाहर दूसरी जगह ले जाएं। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि एक काम करो, इनको आप अरविंदो ले जाओ इंदौर। तो फिर हम वहाँ से अरविंदो ले गए। उसके बाद अरविंदो में जाने के बाद 4 बजे रात को हम अरविंदो पहुंचे। तो अरविंदो में डॉक्टर ने हमें यही बोला कि आप पेशेंट की खिचड़ी बना के लेके आए हो और इसके बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम वहाँ पर बहुत घबरा गए थे। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप उन्होंने चेक करा तो AB पॉजिटिव था और यहाँ से डॉक्टर ने जब डिस्चार्ज पेपर दिया तो उसमें B पॉजिटिव लिख रखा। उन्होंने पूरा ब्लड ग्रुप ही चेंज कर दिया। उसके बाद वहाँ पर हमें 8 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसका पेशेंट का ब्लड पहले 10 ml के आसपास था और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन करा उस टाइम उसके 6 पॉइंट आसपास रह गया। और वहाँ से जाते जाते एम्बुलेंस में भी उसका ब्लड निकला होगा, तो डॉक्टर ने ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया वहाँ पर और ना हमें बताया। वहाँ जाते जाते 4 ml के आसपास ब्लड रह गया था। तो हमने 8 बोतल की व्यवस्था करी। डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन बहुत ख़राब है, कम से कम 15 दिन से वो ICU में एडमिट रही, ऑक्सीजन थिएटर में रही और उसको वेंटिलेशन पे करा गया। उसको कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर हम 12 दिन से यही देखते रहे कि डॉक्टर कब बोले कि हाँ पेशेंट ठीक है। बाकी उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब कर दी डॉक्टर ने यहाँ पर और हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी। उसके बाद हम यही चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डॉक्टर की लापरवाही इसमें रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस करा है, ब्लड ग्रुप चेंज करा है। तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि कल हमारे साथ हुआ है, किसी और बहन के साथ ये घटना ना हो। और हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर उसका अच्छे से अच्छे किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराए, ट्रीटमेंट करवाए, किडनियों का इलाज करवाए, क्योंकि हम बहुत परेशान और आर्थिक स्थिति से हम मतलब बहुत नीचे स्तर पर हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकें। कपिल शर्मा को वहाँ हमारा पेशेंट एक भर्ती था, पर जब समाज की एक महिला भर्ती थी तो वो प्रेग्नेंट के दौरान उसका बच्चा भी मर गया और महिला के दोनों कितनियाँ खराब हुई। उस विषय में हम कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे के और SP कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी करें। और डॉक्टर ने कुछ गलत तरीके से इलाज किया और महिला और बच्चा के साथ अन्याय हुआ। उसके लिए हम न्याय चाहिए हमको। कपिल शर्मा हॉस्पिटल। कब का मामला है ये 2 अप्रैल का, तारीख क्या है? 2 जुलाई 2/7/2026। मंदसौर जिले की अफजलपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर के ट्रैक्टर में स्कीम बनाकर छिपाए गए 76 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। अफजलपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर का लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर, जिसके पिछले बड़े टायरों में विशेष स्कीम बनाकर डोडा चूरा छिपाया गया है, दलोदा से सीतामऊ होते हुए राजस्थान की ओर जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रैक्टर को रोका और तलाशी के दौरान पिछले टायरों में छिपाए गए प्लास्टिक के कट्टों से 76 किलो 410 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश पिता सुरताराम विश्नोई, निवासी कोटड़ा, थाना रानीबाड़ा, जिला जालोर के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध थाना अफजलपुर में अपराध क्रमांक 206/2026 के तहत धारा 8/15 NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य का डोडा चूरा, 3 लाख रुपए कीमत का बिना नंबर महिंद्रा ट्रैक्टर तथा वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। रामपुरा मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत और छात्र राजनीति तेज हो गई है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अकादमिक कैलेंडर 2026-27 के अनुसार सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश के बाद NSUI ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग तेज कर दी है।
इसी मुद्दे को लेकर रामपुरा में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सोमिल सोनी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष सोमिल सोनी ने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और प्रत्येक विद्यार्थी को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई केवल छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग कर रही है, ताकि प्रत्येक छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सीधे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर सके। सोमिल सोनी ने राज्य सरकार से मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए बिना किसी देरी के छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए और सितंबर माह में चुनाव कराए जाए। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने भी कई अहम सवाल पूछे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, सरकार की तैयारी, सितंबर में चुनाव की संभावना और एनएसयूआई की आगे की रणनीति जैसे मुद्दों पर जिलाध्यक्ष सोमिल सोनी ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का विषय है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना कब जारी करती है और चुनाव किस प्रणाली से कराए जाते हैं। एसबीएन टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सितंबर माह में चुनाव, छात्र संघ चुनाव के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारी सरकार से मांग है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से सभी छात्र संघ के चुनाव करे। प्रत्यक्ष प्रणाली में सभी छात्रों को अपना नेता, अपना नेतृत्वकर्ता चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र में जो छात्र है, सभी छात्र अपने अध्यक्ष को चुन सके, इसीलिए हमारी यही मांग है प्रत्यक्ष चुनाव रखे जाए। सबसे पहले एक सीआर चुना जाए, उस सीआर से अध्यक्ष चुना जाता है, जिसमें शेष विद्यार्थी, जिसमें लोकतंत्र जो बच जाते हैं, रह जाते हैं, वो लोग जो सही से मतलब अपना नेतृत्वकर्ता को नहीं चुन सकते। इसलिए अति प्रत्यक्ष प्रणाली का हमारा मांग नहीं है और प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग है हमारी एनएसयूआई। बिल्कुल, एनएसयूआई संगठन की पूरी तैयारी है। छात्र छात्राओं के लिए, अधिकारों के लिए एनएसयूआई मजबूती से लड़ाई लड़ती है और छात्रों के लिए हमेशा तन मन धन से खड़ी रहती है। अगर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होते हैं तो आने वाले समय में एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समझ जवाबदारी सरकार की होगी। अभी जिलाध्यक्ष बने मुझे 15 दिन ही हुए हैं, इससे पहले मैं रामपुरा ब्लॉक अध्यक्ष था। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबीएन टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।